स्टूडेंट्स, मैं अनुभव कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने ध्रुवण के बारे में देखा था। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश कौन सा होता है और समतल ध्रुवित प्रकाश किस तरह से होते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कौन कौन सी दिशाओं में होता है, इनके बारे में हमने देखा था। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कंपन तल व ध्रुवण तल। कंपन तल और ध्रुवण तल क्या होता है? तो सबसे पहली बात, किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है। कौन सा प्रकाश होता है? अध्रुवित प्रकाश, जो कि जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन विभिन्न दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलते हैं। यदि किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा अध्रुवित प्रकाश में प्रकाश सदिश के कंपनों को एक निश्चित दिशा में सीमित कर दें, उनकी एक निश्चित दिशा कर दें, तो इस प्रकार प्राप्त प्रकाश को बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। और प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाती है। अब हम यहां पर एक प्रकाश स्रोत लेंगे। प्रकाश स्रोत से निकलने वाला जो प्रकाश होगा वो अध्रुवित प्रकाश होगा और उसे टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारेंगे। और टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारने पर प्राप्त प्रकाश होगा वो एक निश्चित दिशा में प्रकाश सदिश के कंपन होंगे, जिससे उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कह सकते हैं। तो अब ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करके हम कंपन तल व ध्रुवण तल की डेफिनेशन देंगे। तो यहां से देखना, एक लेते हैं, हमारे पास एक अध्रुवित प्रकाश स्रोत है, यहां से एक प्रकाश स्रोत है S, जिससे निकलने वाला प्रकाश होगा वो कौन सा प्रकाश होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा, इसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत से प्रकाश है वो इस तरह से निकलता है और टूरमेलिन क्रिस्टल पर जाके इसे आपतित करते हैं। ये टूरमेलिन क्रिस्टल बना लेते हैं, इस तरह से रहेगा षटफलक के रूप में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, टूरमेलिन क्रिस्टल या पोलराइड से किसी अध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो उससे जो निकलने वाला जो प्रकाश होगा वो कौन सा प्रकाश होगा? वो हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये टूरमेलिन क्रिस्टल इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। A B C D E F षटफलक की तरह ये टूरमेलिन क्रिस्टल है। इस टूरमेलिन क्रिस्टल से जब अध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाएगा तो यहां से देखो, किसी प्रकाश स्रोत से ये जो प्रकाश निकल रहा है वो अध्रुवित प्रकाश है। इसमें प्रकाश सदिश के कणों के कंपन विभिन्न दिशाओं में हो रहे हैं, अर्थात सभी संभव दिशाओं में प्रकाश सदिश के कणों के कंपन होते हैं, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो डॉनेट दर्शा रहा हूं ना, तो इसका मतलब है सभी संभव दिशाओं में घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये होता है अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल, ये वाला जो क्रिस्टल होगा वो कौन सा होगा? टूरमेलिन। टूरमेलिन क्रिस्टल से जब गुजारेंगे तो इससे जो निकलने वाला प्रकाश होगा उसमें प्रकाश सदिश के कंपन है वो एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिए जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। ये केवल एक निश्चित दिशा में ऊपर नीचे अर्थात ऊर्ध्वाधर तल में कंपन करेंगे, इस तरीके से। तो ये वाले जो प्राप्त प्रकाश होगा वो कौन सा प्रकाश होगा? ध्रुवित प्रकाश होगा और ये इस तरीके से आगे जाएगा। तरंग संचरण की दिशा ये निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारते हैं तो हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है और ध्रुवित प्रकाश के साथ साथ हमें दो तल प्राप्त होते हैं। तो दो तल कौन कौन से? एक तल यहां से बनता है, ये वाला तल, इसको इससे मिलाएंगे, यहां से इस तरीके से नीचे की ओर लेके जाएंगे और यहां से इसको मिला लेंगे। तो ये वाला तल हमें जो प्राप्त हुआ है वो एक ऊर्ध्वाधर तल है। एक इस ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत भी हमें तल प्राप्त होता है, ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत, जो कि इस तरीके से रहता है, ऐसे यहां से इस तरीके से थोड़ा सा नीचे से आता है ये, फिर इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से, और ये थोड़ा और आगे जा रहा है इस तरीके से। ये दो तल प्राप्त हो रहे। एक तल है A, इसको नाम दे दे A और D है ना, तो यहां से नाम दे देते इसको A के बाद में मानो X और Y नाम दे दो और इसको दे दो P और Q, ठीक है। तो यहां से देखो एक तल कौन सा बन रहा है? A X Y D, ये वाला तल बन रहा है वो ऊर्ध्वाधर तल में बन रहा है। तो वह तल जिसमें अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारने के पश्चात, वह तल जिसमें अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारने के पश्चात प्रकाश सदिश के कणों के कंपन तथा तरंग संचरण की दिशा, ये वाली जो दिशा है वो किसकी है? तरंग संचरण की दिशा दोनों मौजूद हो तो कौन सा तल कहलाएगा? उसे बोलते हैं हम
कंपन तल। तो ये वाला तल कौन सा तल होगा? कंपन तल। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि वह तल जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिश के कणों के कंपन तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों मौजूद हो। अब देखो क्या हो रहा है, प्रकाश सदिश के कणों के कंपन समतल ध्रुवित प्रकाश के ऊर्ध्वाधर तल में कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो तरंग संचरण की दिशा ऐसे जा रही है, इसी में तो कंपन कर रहे हैं। तो तरंग संचरण की दिशा भी है और प्रकाश सदिश के कणों के कंपन किस ऊर्ध्वाधर तल में, तो इस तल को कौन सा तल बोलेंगे? कंपन तल, जिसमें प्रकाश सदिश भी हो, प्रकाश सदिश ई वेक्टर प्लस में तरंग संचरण की दिशा दोनों, तरंग संचरण की दिशा, तो वो तल कहलाता है कंपन तल। फिर घूर्णन तल कौन सा होगा? तो कंपन तल के लंबवत। अब ये वाला तल है ना FPQC, ये वाला तल है वो कहलाता है ध्रुवण तल, इसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन प्लेन। अब ध्रुवण तल क्या होगा? कंपन तल ऐसे, ध्रुवण तल है इसके लंबवत किस तरीके से, कैसे? कंपन तल ऊर्ध्वाधर है और ध्रुवण तल है वो हॉरिजॉन्टल। बोर्ड में हम दिखा नहीं सकते लेकिन कैसे, ये इस सेंट्रल लाइन से गुजरता हुआ किस तरीके से जा रहा है। तो कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें केवल और केवल तरंग संचरण की दिशा स्थित होती है, प्रकाश सदिश के कणों के कंपन शून्य होते हैं, तो ऐसा तल कौन सा तल कहलाता है? ध्रुवण तल। कैसे? ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल तो क्षैतिज तल है, तो इसमें प्रकाश सदिश के कणों के कंपन तो ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं ना, तो ये इस तल में नहीं, इस तल के लंबवत है। तो कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें केवल और केवल क्या हो? तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा प्रकाश सदिश के कंपनों का घटक शून्य हो, तो ऐसा तल कौन सा तल कहलाता है? ध्रुवण तल कहलाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया इसे बोलते हैं कि किसी भी अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन क्रिस्टल या फिर पोलेराइड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जब हम पढ़ेंगे पोलेराइड के बारे में तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पोलेराइड कैसा होता है, मेरे पास है बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम कंपन तल व ध्रुवण तल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कंपन तल और ध्रुवण तल क्या है। इसके बाद में हम बात करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की 5 विधियां होती हैं, उन पांचों में ये बोर्ड पे लिखी है। पहली है परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन, द्विअपवर्तन द्वारा बाय रिफ्रैक्शन, ठीक है, द्विवर्णता द्वारा, द्विवर्णता मतलब वर्ण का मतलब होता है रंग, तो इसमें 2 रंगों का खेल होता है, तो वहां पे इनके बारे में पढ़ेंगे। और एक होता है प्रकीर्णन द्वारा। तो प्रकीर्णन आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में जब हमने बात करी थी रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स में वहां पे मैंने आपको एक रेले का प्रकीर्णन टॉपिक पढ़ाया था, वहां पे ये प्रकीर्णन सेम टॉपिक वैसा का वैसा है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें परावर्तन द्वारा, कि परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश ये प्राप्त करना है। अब समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए सन 1808 में फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे मेलस। कौन से थे? मेलस ने अपना एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर बताया कि किसी अध्रुवित प्रकाश को यदि पारदर्शी माध्यम या कांच की सतह, पारदर्शी माध्यम कांच की स्लेब होती है ना, तो किसी अध्रुवित प्रकाश को पारदर्शी माध्यम कांच की स्लेब पर आपतित किया जाए तो प्रकाश का आंशिक रूप से ध्रुवण हो जाता है। मेलस ने क्या बोला कि किसी कांच की स्लेब पर, कांच की स्लेब बोले या फिर पारदर्शी माध्यम बोले, इसको हम बोल सकते हैं पारदर्शी माध्यम पर यदि अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाए, जो किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश होगा वो कैसा होगा? अध्रुवित प्रकाश। इसको जब इस कांच की स्लेब पर आपतित किया जाएगा तो प्राप्त होने वाला प्रकाश है उसका क्या हो जाएगा? आंशिक समतल ध्रुवित हो जाता है, आंशिक समतल ध्रुवित। अब यहाँ पर जब पारदर्शी माध्यम कांच की सतह पर अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाएगा तो प्रकाश का क्या होता है? आंशिक रूप से परावर्तन होता है। इन्होंने क्या बोला था कि प्रकाश है वो क्या हो जाएगा? आंशिक रूप से परावर्तित होगा, आंशिक परावर्तित प्रकाश, और आंशिक परावर्तित प्रकाश होगा वो कैसा प्राप्त होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ये बात किसने बताई थी? मेलस ने सन 1808 में।
कि इस तरीके से जब अध्रुवित प्रकाश को कांच की स्लेब पर आपतित किया जाए तो कांच की स्लेब से प्रकाश का परावर्तन होगा और परावर्तन से जो प्रकाश प्राप्त होगा वही होता है आंशिक समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। ये बात मैंने इसने बता दी थी। तो इनके द्वारा परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित मिल रहा है, चाहे वो आंशिक रूप से मिले। इन्होंने अपना स्टेटमेंट देके छोड़ दिया। अब सन 1811 में, ये 1808 की बात थी, अब 1811 में एक साइंटिस्ट आए थे ब्रेवेस्टर। 1811 में ब्रेवेस्टर बोलो या फिर हिंदी में इसका नाम होता है ब्रूस्टर, इनको ब्रूस्टर भी बोलते हैं। ब्रेवेस्टर इंग्लिश में नाम है ब्रूस्टर। इन्होंने क्या किया, अपना एक प्रयोग किया और उन्होंने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि जो किसी भी अध्रुवित प्रकाश को पारदर्शी माध्यम कांच की स्लेब पर आपतित किया जाता है तो प्रकाश का ध्रुवण होता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश परावर्तित प्रकाश प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपतित प्रकाश को, आपतित अध्रुवित प्रकाश को एक निश्चित कोण पर आपतित किया जाए, अब इन्होंने क्या बता दिया कि एक निश्चित आपतन कोण पर आपतित किया जाए तो प्राप्त होने वाला जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। ये बात बताई थी ब्रेवेस्टर ने, जबकि मेलस ने क्या बोला था कि आंशिक समतल ध्रुवित होगा। तो ब्रेवेस्टर ने बोला मान लो ये कांच की एक स्लेब है, इस कांच की स्लेब पर यदि अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाए और किससे, एक विशेष आपतन कोण से, ये वाला जो आपतन कोण है इसको एक विशेष आपतन कोण नाम दे दिया, मैं स्पेशल ले लेता हूं इसको, मान लो हमने पी दे दिया आई, एक विशेष आपतन कोण से आपतित किया जाए तो प्रकाश का कांच की स्लेब से परावर्तन भी होगा और आंशिक अपवर्तन भी होता है। यहां से प्रकाश किरण परावर्तित भी होगी और आंशिक अपवर्तित भी होगी, दोनों घटना होगी। ये बात बताई थी ब्रेवेस्टर ने। तो जो परावर्तित प्रकाश होगा वो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित प्राप्त होगा। ये क्या होगा, पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा, जबकि प्रकाश का कुछ अपवर्तन होता है, आंशिक अपवर्तन, वो आंशिक समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। ये बात किसने बताई थी, ब्रेवेस्टर ने। जबकि मेलस ने बोला था कि जो परावर्तित प्रकाश होगा वो आंशिक समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। अब यहां पर ब्रेवेस्टर ये भी बोलते हैं यदि आपतन कोण, एक विशेष आपतन कोण से अगर प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाए तो प्रकाश के ध्रुवण की मात्रा बढ़ जाती है। से ये निष्कर्ष निकला ना, क्योंकि इन्होंने तो बोला कि किसी भी कोण पे आपतित करोगे तो जो प्रकाश, परावर्तित प्रकाश प्राप्त होगा वो आंशिक समतल ध्रुवित होगा। लेकिन ब्रेवेस्टर क्या कहते हैं कि यदि एक विशेष कोण पर आपतित किया जाए, विशेष कोण पर अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाए तो प्रकाश का ध्रुवण बढ़ जाता है, परावर्तित प्रकाश का। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि किसी विशेष कोण पर आपतित किया जाए तो प्रकाश के ध्रुवण की मात्रा, परावर्तित प्रकाश के ध्रुवण की मात्रा बढ़ जाती है। और ब्रेवेस्टर ने यह भी बताया कि जो परावर्तित प्रकाश के ध्रुवण की मात्रा है वो आपतन कोण पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। परावर्तित प्रकाश के, जो परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश, उसके जो ध्रुवण की मात्रा है, परावर्तित प्रकाश के ध्रुवण की मात्रा, ध्रुवण की मात्रा वो किस पर निर्भर करती है, आपतन कोण पर निर्भर करती है। क्योंकि आपतन कोण एक विशेष कोण होगा ना, तो इस बात पर क्या करेगी, डिपेंडेंट होगी, निर्भर करेगी। ये बात किसने बताई, ब्रेवेस्टर ने। अब इसी के आधार पर ब्रेवेस्टर ने अपना एक प्रयोग दे दिया, और प्रयोग भी क्या, और प्रयोग के आधार पर अपना एक नियम दे दिया। और नियम में क्या बताया कि जो प्रकाश के ध्रुवण की मात्रा है, प्रकाश के ध्रुवण की मात्रा अर्थात ब्रेवेस्टर के अनुसार आपतन कोण, एक विशेष आपतन कोण जिस पर प्रकाश का पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो, उस विशेष आपतन कोण को क्या नाम दिया इन्होंने, ध्रुवण। क्या नाम दे दिया, ध्रुवण कोण नाम दे दिया। और ध्रुवण कोण को किससे लिखा, आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से लिखते हैं और पी लगा दिया, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवण कोण। तो ध्रुवण कोण क्या बताया कि वह कोण जिस पर आपतित अध्रुवित प्रकाश परावर्तन के पश्चात पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, कौन सा कोण कहलाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। और ध्रुवण कोण को किससे लिखते हैं, I2 से लिखते हैं। अब इन्होंने, ब्रूस्टर ने अपना जो नियम दिया, तो ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टर का नियम ये कहता है कि आपतन कोण या ध्रुवण कोण की स्पर्शा, ध्रुवण कोण की स्पर्शा मतलब tan मान, कि ध्रुवण कोण की स्पर्शा tan IP वो किसके बराबर होगी, उस पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होगी
जिससे प्रकाश का परावर्तन होकर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, तो tan IP बराबर होगा म्यू। ये नियम किसने दिया? ब्रूस्टर ने दिया। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश के घूर्णन की जो मात्रा है वो आपतन कोण पे निर्भर करती है, और आपतन कोण होता है कोई विशेष आपतन कोण होगा, उसे बोलेंगे घूर्णन कोण। तो ब्रूस्टर ने अपना एक नियम दे दिया कि घूर्णन कोण की स्पर्शजा किसी भी रंग के प्रकाश के लिए उस पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होगा, जिससे प्रकाश का क्या होगा? ध्रुवण होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। इसे कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। तो इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने नियम दिया। ये फिर ब्रूस्टर ने जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग के बारे में जानेंगे कि ब्रूस्टर का जो प्रयोग था वो क्या था। तो यहाँ पे हमें दो बातें समझ में आती है। मेलस ने तो बोला था कि प्रकाश है वो आंशिक परावर्तित होता है और आंशिक समतल ध्रुवीय प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रूस्टर ने कह दिया कि एक विशेष कोण से अगर डालोगे तो पूर्णतः ध्रुवण भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रूस्टर का प्रयोग, क्योंकि ब्रूस्टर ने किस तरह से प्रयोग किया। अब देखो ब्रूस्टर का प्रयोग क्या कहता है, उनके बारे में देखें। तो ब्रूस्टर ने किसी कांच की स्लेब या पारदर्शी माध्यम पे जो अध्रुवित प्रकाश आपतित किया, वो अध्रुवित प्रकाश एक विशेष कोण से आपतित किया, तो यहाँ पर ब्रूस्टर का प्रयोग देते हैं। ब्रूस्टर का प्रयोग अब लेते हैं हम एक कांच की स्लेब पारदर्शी। ये मान लो हमारे पास एक कांच की पारदर्शी स्लेब, ठीक है, नीचे कांच है, तो कांच के माध्यम को हम इस तरह से मैं डैश से बना लेता हूं, और जो कांच का माध्यम होगा कौन सा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है। ये इस तरीके से सघन माध्यम ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, ये कांच है, और कांच जो माध्यम होगा वो होता है सघन। ऊपर वाला माध्यम होगा वो विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम में किसी अध्रुवित प्रकाश स्रोत से, मान लो ये अध्रुवित प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होगा, वो अध्रुवित प्रकाश आएगा और इस सतह पर आपतित होता है। यहाँ पर किसी विशेष कोण से आपतित करते हैं, तो विशेष कोण से आपतित करेंगे तो ये वाला कोण कौन सा मान लेते हैं? ध्रुवण कोण। और अध्रुवित प्रकाश स्रोत होगा तो इससे जो आने वाला प्रकाश होगा उसमें प्रकाश सदिश के कंपन विभिन्न दिशाओं में कंपन होंगे, तो इसलिए ये वाला जो प्रकाश होगा वो कौन सा होगा? अध्रुवित प्रकाश। में इसको डॉट से दर्शा देता हूं ताकि इससे पता लग जाए कि घूमने वाला प्रकाश है। ये तो है एस प्रकाश स्रोत, और ये वाला जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो कौन सा है? अध्रुवित प्रकाश। अब ब्रूस्टर कहते हैं कि एक विशेष कोण आईपी से आपतित होने पर प्रकाश में परावर्तन भी होता है और उसका आंशिक अपवर्तन भी होता है। तो परावर्तन का नियम, ये लो प्रकाश का हो जाएगा परावर्तन। अब ये परावर्तित प्रकाश है। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये वाला कोण भी कितना होगा? आईपी होगा, ठीक है, ये आईपी होगा। ये वाला जो प्रकाश प्राप्त होगा वो पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। और समतल ध्रुवित प्रकाश में प्रकाश सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो लंबवत कंपन करेंगे। अब देखो इसमें कंपन तो तल में कर रहे हैं, लेकिन जो परावर्तित प्रकाश होगा इसमें जो प्रकाश सदिश के कणों के कंपन है वो 90 डिग्री की कला से परिवर्तित होकर एक निश्चित दिशा में सीमित हो जाएंगे। ये इस तरीके से कंपन करेंगे। ये समतल ध्रुवित प्रकाश है एक निश्चित दिशा में। इसका डॉट का मतलब क्या है? अंदर की तरफ ऐसे, पहले ऐसे कर रहे थे, अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होने पर एक निश्चित दिशा में क्या हो गए? सीमित हो गए। अब ब्रूस्टर ये भी कहता है कि प्रकाश का आंशिक अपवर्तन भी होता है। तो अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश हवा से कांच में आ रहा है विरल माध्यम से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा? जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, तो अभिलंब की ओर झुकते हुए ये प्रकाश किरण यहां से ये हो जाती है अपवर्तित, ठीक है। तो ये वाली जो किरण है वो कौन सा प्रकाश प्राप्त होगा? अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होता है। और अपवर्तित प्रकाश होगा वो होता है आंशिक समतल ध्रुवित। ये क्या होगा? आंशिक समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। और आंशिक समतल ध्रुवित प्रकाश होगा उसमें प्रकाश सदिश के कंपन इसके लंबवत भी होंगे और डॉट भी होंगे, इस तरीके से दोनों दिशाओं में होंगे। क्योंकि आंशिक रूप से समतल ध्रुवित है, मतलब आधा तो इस प्लेन में रहेगा और आधा थोड़ा सा ऐसे भी हो जाएगा, तो दिशा इनकी फिक्स हो गई दोनों। ये आंशिक समतल ध्रुवित है। अब ब्रूस्टर ने ये प्रयोग किया, ये इस तरीके से बता दिया। अब यहाँ पे ध्रुवण कोण के बारे में कुछ जानकारी दी थी। अब ध्रुवण कोण के बारे में कुछ जानकारी दी तो उनके बारे में देखते हैं यहाँ पे ब्रूस्टर के प्रयोग में किस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे दो घटनाएं होंगी। एक तो लगता है ब्रूस्टर का प्रयोग कि ब्रूस्टर का नियम कहता है कि आपतन कोण की स्पर्शजा का मान
पदार्थ के अपवर्तनांक म्यू के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा, यहां पर एक घटना होती है अपवर्तन की घटना, और अपवर्तन की घटना में कौन सा नियम लगता है? स्नेल का नियम। और ये वाला कोण कितना मान लेते हैं? ये आपतन कोण है तो ये अपवर्तन कोण मान लेते हैं r। ठीक है। स्नेल का नियम भी लगाएंगे। तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो स्लेब से अपवर्तन होने पर, स्लेब से अपवर्तन होने पर स्नेल के नियम से, अपवर्तन होने पर स्नेल के नियम से, स्नेल्स के नियम से, तो स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होगा? म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई की जगह क्या आ जाएगा? आई पी, साइन आई पी बटे में, और अपवर्तन कोण कितना है? साइन आर। ये हो गया पदार्थ का अपवर्तन, समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्लियर? क्यों? क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है इसलिए हम अपवर्तन का नियम लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रुस्टर का नियम। तो ब्रुस्टर के नियम से भी क्या होता है? पदार्थ का अपवर्तन, ब्रुस्टर का नियम। और ब्रुस्टर का नियम कहता है कि आपतन कोण की स्पर्शज्या tan Ip का मान किसके बराबर होगा? पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब समीकरण 1 व 2 से ये भी अपवर्तनांक, ये भी अपवर्तनांक, दोनों को बराबर कर दें। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर करेंगे तो किस तरीके से आएगा? तो यह आ जाएगा tan Ip बराबर होगा, tan Ip बराबर होगा sin Ip बटे में sin r। ये हो जाएगा यहां से। अब क्या करें? अब tan Ip को, tan को हम लिख सकते हैं sin बटे cos, तो इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा sin Ip बटे में cos Ip बराबर होगा sin Ip बटे में sin r। अब देखो ऊपर sin Ip से ऊपर वाला sin Ip कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन cos Ip बराबर होगा 1 अपॉन sin r। तो इधर लिख रहे हैं, ये बचेगा 1 अपॉन में cos Ip बराबर होगा 1 अपॉन sin r। अब इन दोनों को पलट दें तो cos Ip किसके बराबर हो जाएगा? sin r के बराबर हो जाएगा। तो यहां से cos Ip बराबर होगा sin r। कभी भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात जब अलग अलग हों तो वो बराबर होते हैं, तो उनके कोण बराबर हो ये कभी भी नहीं होगा। मतलब cos Ip sin r के बराबर है तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि Ip r के बराबर होगा। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो? समान हो। अब यहां पे हम क्या करेंगे? या तो आप cos को sin में बदल लो या फिर आप sin को cos में बदल लो। तो देखो sin को cos में बदले या cos को sin में बदले तो कैसे आएगा? यहां पे बात करते हैं cos को sin में। तो हमें पता है क्या कि cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा, होता है ना? ये वाला बहुत सिंपल है, ये हम पढ़ चुके हैं कि cos थीटा बराबर होगा sin 90 माइनस थीटा। तो cos Ip की जगह हम क्या लिखते हैं? sin 90 माइनस Ip लिखते हैं। तो चलो इसको लिखते हैं, यहां पे करते हैं, थोड़ा लिखते हैं इसको sin 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? Ip। तो 90 माइनस Ip बराबर होगा sin r। अब ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात देखो सेम है, इसका मतलब इनके कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दोनों के कोण को बराबर करने कहता है 90 माइनस Ip बराबर होगा r। और Ip है उसको उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? Ip प्लस में r बराबर 90 डिग्री। ये आ रहा है ब्रुस्टर के नियम से। ठीक है, ब्रुस्टर का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि Ip और r का योगफल 90 के बराबर है। तो देखो ये वाली अभिलंब है, इस अभिलंब की इधर वाला देखो, ये Ip रहा, ये r, इन दोनों का योगफल कितना होगा? 90। तो एक सरल रेखा के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में इन दोनों का योग 90 घटा दो तो ये कितना बचेगा? 90 डिग्री बचेगा, अर्थात π/2। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रुस्टर के प्रयोग में आंशिक अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो ये ब्रुस्टर का प्रयोग होता है कि यदि ब्रुस्टर के प्रयोग में अध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष आपतन कोण से आपतित किया जाए तो प्राप्त अपवर्तित प्रकाश किरण व परावर्तित प्रकाश किरण दोनों परस्पर लंबवत प्राप्त होगी। और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? ब्रुस्टर के प्रयोग को सोल्व कर सकते हैं स्नेल के नियम से, इस तरीके से। तो ये ब्रुस्टर के प्रयोग से हमने ये बता दिया कि आपतित किरण व अपवर्तित किरण व परावर्तित किरण परस्पर क्या होगी? लंबवत। अपवर्तित किरण व परावर्तित किरण
परस्पर लंबवत होती है। ये था ब्रूस्टर का प्रयोग। तो इस तरीके से हम ब्रूस्टर के प्रयोग को देख सकते हैं। अब यहां पर ये हमारा पहली विधि कंप्लीट होती है कि परावर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाएगा या समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये आ गया। अब इसी प्रयोग के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपवर्तनांक निकाला था। हमने दो चैप्टर पढ़े, रे ऑप्टिक्स और चल रहा है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हमने अपवर्तनांक के कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, तो उन पे बात करते हैं। तो देखो मैं आपको अपवर्तनांक के सारे फॉर्मूले के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले हमने अपवर्तनांक का फॉर्मूला पढ़ा था म्यू बराबर c/v, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम में प्रकाश का वेग, पहला। दूसरा पढ़ा था हमने स्नेल का नियम, म्यू बराबर sin i/में sin r, ये दो sin i/में sin r। ये तीसरा हमने पढ़ा था पूर्णांतरिक परावर्तन, म्यू बराबर 1/sin ic, ये क्रांतिक कोण था ना, इस तरीके से। चौथा पढ़ा था हमने प्रिज्म से अपवर्तनांक, याद होगा आपको, तो म्यू बराबर sin डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन में sin a/2, ये था प्रिज्म से अपवर्तनांक का फॉर्मूला। और पांचवा लास्ट एंड फाइनल अपवर्तनांक का फॉर्मूला है जो है ब्रूस्टर के नियम से, तो क्या होता है म्यू बराबर 10 iv। अब इनमें से किसी से भी अपवर्तनांक निकालकर एक दूसरे का कंपैरिजन कर सकते हो। तो अपवर्तनांक के फॉर्मूले पता चले कितने होते हैं, 5। इसी के साथ ब्रूस्टर के प्रयोग के साथ हमने पहली विधि कंप्लीट कर ली और पहली विधि आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो नेक्स्ट हमारी जो विधियां होगी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की, वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए